स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, पीपीएससी, यूपी, एचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का अ, जो विषय है वो हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग है। और आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है वो द्विवेदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता इसमें से द्विवेदी युगीन काव्य में वो नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देना है। ए कह रहा है इतिवृत्तात्मकता, बी सुधारवाद, सी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा और डी कह रहा है स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है तो द्विवेदी काल में नहीं पाई जाती। तो वो स्वानुभूति की प्रत्यक्ष वृत्ति जो है वो नहीं पाई जाती है, जबकि इतवृत्तात्मकता, सुधारवाद और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा ये द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख जो है वो विशेषता रही है। अब सवाल नंबर दूसरा दूसरा में कह रहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां वो किस कवि की हैं। तो आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियां जो है वो किस कवि के द्वारा लिखित हैं। तो दूसरे का उत्तर आपको देना है। ए कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी कह रहा है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आपको बताना है कि ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियां जो है वो किस ग्रंथ से उद्धृत हैं। ए कह रहा है जयद्रथ वध, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वापर और डी कह रहा है रश्मि रथी। तो आपको ये बताना है कि ये काव्य पंक्तियां जो है वो किस ग्रंथ से उद्धृत हैं। तो ये काव्य पंक्तियां जो है वो जयद्रथ वध से उद्धृत हैं। विकल्प ए जो है वो तीसरे का उत्तर आपका सही हो जाएगा। जयद्रथ वध के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है, रश्मि रथी भी दिनकर की रचना है और द्वापर जबकि ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया। तो आपको चौथे का सवाल का उत्तर बताना है कि हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया। ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपको ये बताना है कि हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था। तो हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विचार किया था। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का। बात सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहे हैं कि प्रिय की सुदिसी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। अब बताना है कि ये काव्य पंक्तियां वो किस कवि की हैं। तो आपको बताना है कि काव्य पंक्तियां जो हैं वो किस कवि की हैं। ए कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी मैथिली शरण गुप्त और डी कह रहे हैं लाला भगवान दीन। तो पांचवें का उत्तर देना है कि ये काव्य पंक्तियां जो हैं वो किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये काव्य पंक्तियां जो हैं वो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखित हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका पांचवें का उत्तर सही हो जाएगा। चले अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर छठवां। छठवां में क्या कह रहा है। छठवें नंबर में कह रहे हैं कि छत्री उठो, अब तो क्वेश की कालिमा को मेट दो, निर्देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैसों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। ये बताना है कि इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो ये जो काव्य पंक्ति लिखी है इसके रचनाकार कौन है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है कि एक काव्य पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित है, भारतेंदु द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र या रामधारी सिंह दिनकर ये किसके द्वारा लिखित हैं। सवाल नंबर छठवां। तो ये पंक्तियां जो है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित हैं। विकल्प बी जो है आपका छठवें का सही हो जाएगा।
चले देखते हैं सवाल नंबर 7वां। अब बात 7वें नंबर की। कह रहा है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। आपको बताना है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है। ए कह रहा है हरिऔध, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी निराला और डी मैथिलीशरण गुप्त। तो आपको इसका उत्तर देना है 7वें का। तो 7वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी मैथिलीशरण गुप्त में यह देखने को हमको मिलता है। सवाल नंबर 8वां में कह रहे हैं कि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास जो है सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है। ए नाटककार के रूप में, बी प्रबंधकार के रूप में, सी प्रगीतकार के रूप में और डी मुक्तककार के रूप में। तो आपको बताना है कि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का सर्वाधिक विकास जो है हमें किस साहित्यिक स्वरूप में देखने को मिलता है। तो ये हमें प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलते हैं। तो विकल्प बी जो है वो आंसर हमारा करेक्ट सही हो जाएगा सवाल नंबर 8वें का। अब बात सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि इत वृत्तात्मकता किस काव्य की मुख्य जो है वो विशेषता रही है। आपको ये बताना है कि इत वृत्तात्मकता जो है वो किस काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग और डी छायावादी युग। तो आपको बताना है कि इत वृत्तात्मकता जो है वो किस काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये द्विवेदी युग की काव्य विशेषता रही है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां में कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा कब से कब तक मानी जाती है। आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की जो काल सीमा है वो कब से कब तक मानी जाती है। ए कह रहा है 1850 से 1900, बी कह रहा है 1900 से 1947, सी कह रहा है 1947 से 1970 और डी कह रहा है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। तो आपको द्विवेदी युग की जो काल सीमा है वो बतानी है कि कब से कब तक मानी जाती है। तो द्विवेदी जी की जो काव्य सीमा है काल की वो 1900 से 1918 तक मानी जाती है। विकल्प डी जो है वो 10वें का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। 11 में आपको बताना है कि द्विवेदी युग का कवि इनमें से कौन सा है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो आपको 11 नंबर सवाल में बताना है कि कौन कवि जो है वो द्विवेदी काल का है। तो द्विवेदी युग काल के कवि जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। विकल्प डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो भारतेंदु युग के कवि हैं। सवाल नंबर 12 में करे कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किसके द्वारा लिखित हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त और डी कह रहा है सियाराम शरण गुप्त। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि ये काव्य पंक्तियां जो हैं वो किसके द्वारा लिखित हैं। सवाल नंबर 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित हैं। तो विकल्प सी जो है 12 का सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहे हैं कि द्विवेदी जी के किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया। 13 नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना है कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया। ए फारसी भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी पाली भाषा और डी ब्रज भाषा। तो आपको बताना है कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया था। तो ये थी ब्रजभाषा। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि द्विवेदी काल में काव्य भाषा का जो रूप था वो खड़ी बोली हो गया, जबकि भारतेंदु काल में देखा जाए तो काव्य भाषा का जो रूप था वो ब्रजभाषा रहा। भले ही जो है वो गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होता रहा है। सवाल नंबर 14 में कह रहे कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। आपको बताना है कि काव्य पंक्तियों का संबंध जो है वो किससे है। आपको बताना है कि इन काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है। ए आंसू से, बी परिवर्तन से, सी परिप्रवास से और डी किसान से। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों का संबंध जो है वो किस रचना से है। आंसू से है, परिवर्तन से है, परिप्रवास से है या किसान से है। तो इन पंक्तियों का संबंध जो है वो परिप्रवास से है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। परिप्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है और इसके लेखक जो है
वो अ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, परिवर्तन पंत की है और किसान जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलें देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में क्या कह रहे हैं? 15 में कह रहे हैं कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? आपको बताना है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध जो है वो किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ए राम और सीता के, बी लक्ष्मण और उर्मिला के, सी भरत और मांडवी के और डी लक्ष्मण और सीता के। तो आपको बताना है कि जो साकेत की कथा है इसका मुख्य संबंध जो है वो किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? तो इसका संबंध जो है लक्ष्मण और सीता से है। साकेत महाकाव्य है मैथिली शरणगुप्त का, जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे हैं कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां जो है किस कृति में संग्रहित हैं? तो आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किस कृति से ली गई हैं? ए साकेत, बी भारत भारती, सी सिद्धराज और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सवाल नंबर 16 का उत्तर देना है। ये पंक्तियां जो है वो किस काव्य से ली गई हैं और किस काव्य में संग्रहित हैं? तो ये भारत भारती से ली गई हैं। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। और भारत भारती की रचना जो है वो मैथिली शरणगुप्त ने की थी और इसका प्रकाशन सन 1912 में हुआ था। चले देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कह रहा है कि किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। तो आपको बताना है कि किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। द्विवेदी युग के साहित्य को, भारत हिंदू के साहित्य को, द्विवेदी युग के साहित्य को, छायावादी युग के साहित्य को या आधुनिक युग के साहित्य को। तो आपको उत्तर जो है ये बताना है कि किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं उसका असली रूप क्या है? तो उसका असली रूप जो है वो द्विवेदी युग है। विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। द्विवेदी युग की जो रचनाएं हैं वो सरस्वती और इंदु में जो है वो प्रयोगात्मक रूप से वो प्रकाशित होती रही हैं। चलिए सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे हैं कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो आपको उस साहित्यकार का नाम बताना है जो द्विवेदी का है और उसे जो है कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। ए नाथुराम शर्मा शंकर, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उत्तर आपको बताना है सवाल नंबर 18 का। तो 18 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नाथुराम शर्मा शंकर। तो आप देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में क्या कह रहे हैं? 19 में कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो आपको ये बताना है कि कामायनी से जो ये पंक्ति ली गई है इसके लिए कौन सा कथन जो है इसमें से सही होगा? ये कह रहा है चिंता सर्ग से ली गई है, मनु का आत्मकथन है। बी कह रहा है कि श्रद्धा सर्ग से मनु का आत्मपरिचय, सी लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन और डी कह रहा है कि श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है उस सवाल नंबर 19 का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो 19 का उत्तर सही हो जाएगा। यह श्रद्धा सर्ग से मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा। चलें अब देखते हैं सवाल नंबर 20। 20 में कह रहा है कि हिंदी में स्वच्छतावाद का कवि कौन कहा जाता है? आपको बताना है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ए हरिऔध, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी सिद्धर पाठक और डी राधाकृष्ण दास। तो आपको बताना है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि जो है कौन कहा जाता है? हरिऔध को कहा जाता है, रामनेत्र त्रिपाठी को कहा जाता है, श्रीधर पाठक को कहा जाता है या राधाकृष्ण दास को कहा जाता है। तो हिंदी में स्वतंत्रतावाद का जो कवि है वो श्रीधर पाठक को कहा जाता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? तो आपको 21 में ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही के द्वारा लिखित जो है वो नहीं है। ये आपको इसमें से उत्तर जो है वो बताना है। प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या कृषक क्रंदन।
तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो इसमें जो है स्वप्न जो है वो इनके द्वारा लिखित जो है वो नहीं है। स्वप्न जो रचना है ये रामनरेश त्रिपाठी की है। बाकी सभी जो हैं वो ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की लिखी हुई रचनाएँ हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो 22 नंबर का उत्तर आपको बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण जो है, वो किसके नाम पर किया गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या सुखनलाल द्विवेदी के नाम पर? तो आपको बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण जो है, वो किसके नाम पर किया गया है? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। तो विकल्प सी जो है, आपका आंसर क्या होगा? वो करेक्ट हो जाएगा। चलें, आगे देखा जाए। आगे देखा जाए सवाल नंबर 23। 23 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर अ, 23 में कह रहा है कि मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? तो 23 नंबर में आपको ये बताना है कि ये काव्य पंक्तियाँ जो है, वो किसके द्वारा रचित हैं? ए. महादेवी वर्मा, बी. मैथिली शरण गुप्त, सी. सुमित्रा नंदन पंत और डी कह रहा है जयशंकर प्रसाद। तो आपको 23 नंबर का उत्तर बताना है कि ये काव्य पंक्तियाँ जो है वो किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है वो मैथिली शृंगगुप्त के द्वारा रचित हैं। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है कि मधुप उपनाम से कौन-सा कवि जो है वो लिखता था? ए. महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी. मैथिली शृंगगुप्त, सी. माखनलाल चतुर्वेदी और डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको बताना है कि मधुप जो है वो किसका उपनाम था? तो मधुप उपनाम से जो है वो मैथिली रचनाएँ जो है किया करते थे। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 24 का। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 25 में क्या कह रहा है? 25 में कह रहा है कि मैथिली शृंगगुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन-सी अनुदित है, मौलिक नहीं है? आपको बताना है कि अनुदित है, मौलिक नहीं है। तो मौलिक जो रचना नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। ए. पंचवटी, बी. जय भारत, सी. मेघनाद वध और डी. नहुस। तो आपको बताना है कि कौन-सी रचना जो है वो अनुदित है, मौलिक नहीं है। पंचवटी, जय भारत, मेघनाद वध या नहुस। तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर जो है वो हो जाएगा विकल्प सी। मेघनाद वध जो है ये इनकी अनुदित रचना है, ये मौलिक रचना नहीं है। सवाल नंबर 26। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली गुप्त पर यह मंतव्य जो है निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो आपको बताना है कि यह मंतव्य जो है गुप्त जी के संबंध में किसने कहा है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी. नगेंद्र और डी. रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है कि यह जो है मंतव्य जो है वो किसका है अ, मैथिली शृंगगुप्त के संबंध में? तो यह मंतव्य जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए जो है वो आपका सवाल नंबर 26 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं सवाल नंबर 27। 27 में कह रहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश से अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन जो है वो किस विद्वान का है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस विद्वान का है? ए. महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. रामचंद्र शुक्ल और डी. बाबू गुलाब राय। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या बाबू गुलाब राय का है? तो ये कथन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए जो है वो 27 का आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 28 की। 28 में कह रहा है कि भारत भारतीय रचना का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि भारत भारतीय रचना का उद्देश्य क्या है? ए. अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, बी. वर्तमान को सार्थक करना, सी. भविष्य का निर्माण करना और डी. इनमें से सभी। तो आपको ये बताना है कि भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना है, वर्तमान को सार्थक करना है, भविष्य का निर्माण करना है या इनमें से सभी है। तो 28 का जो उत्तर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। विकल्प डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सवाल नंबर 29 की। 29 में करें कि हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। तो उस महाकाव्य का नाम लिखना है जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। ए. चोखे चौपते, बी. परिप्रवास, सी. वैदेही वनवास और डी. उद्धव शतक। तो आपको बताना है कि किसमें जो है वो संस्कृत छंदों का हरिऔध जी ने प्रयोग किया है। तो वो रचना है इनकी परिप्रवास। विकल्प बी जो है वो सवाल नंबर 29 का उत्तर सही हो जाएगा।
अब देखते हैं सवाल नंबर 30वां। 30वां में क्या कह रहा है? 30वें में कह रहा है कि रामनेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन-सा कथन सही नहीं है? तो आपको पता ना कि कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन-सा कथन सही नहीं है? ए कह रहे हैं यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। बी अ, इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएँ संकलित हैं। सी बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी संग्रह में सम्मिलित किया गया है। और डी कह रहा है कि इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। तो आपको बताना है कि रामनेश त्रिपाठी द्वारा संकलित और संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन-सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो विकल्प ए ही सही नहीं है। ये 10 खंडों में नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ 8 खंडों में है। तो ये इसका सही नहीं है, बाकी सभी जो है वो सही है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।